मैं तो तंग आ गई हूँ अपने बेटे बहू से। जब देखो तब माँ वो गरीब है, कमजोर है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अरे दान पुण्य कौन नहीं करता, तुम भी करो, किसने रोका है। पर किसी काम वाली को अपने सिर पर इतना तो मत चढ़ाओ कि वो अपने इशारों पर हमें ही नचाने लगे। हद है। बड़बड़ाती हुई मैत्री जी बोल रही थी। वहीं बैठे मैत्री जी के पति किशन बाबू बोले, भाग्यवान जिसे तुम इतनी देर से कोस रही हो, सोचो अगर वो ना हो तो तुम्हारे इस घर का क्या होगा। और तुम्हारे बेटे बहू के मन में गरीबों के लिए इतना स्नेह है, ये सोचकर तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पर तुम तो उन पर भी नाराज हो जाती हो। मैत्री जी आंखें बड़ी करके किशन बाबू की तरफ देखते हुए बोली, आप तो बस चुप ही रहा कीजिए और मेरी सौत अखबार के साथ चिपक के बैठिए बस। ये नहीं कि उस रानी की बच्ची को आवाज लगा दें, बस मेरा मजाक उड़ाते रहना। खैर छोड़ो, तुमसे कहकर भी क्या होगा। रानी, ओ रानी, कहाँ मर गई? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा नाम रानी क्या रख दिया? लगता है इसने तो अपने आप को रानी ही समझ लिया है। कब से आवाज दे रही हूँ, सुनती भी नहीं, और यहाँ मेरा गला चिल्ला चिल्लाकर सूख गया। किशन बाबू अखबार पढ़ते पढ़ते बोले, अरे भाग्यवान, उसे उसके नाम के उलाहने क्यों दे रही हो? अब तुम अपना ही नाम देख लो। ससुर जी ने कितने प्यार से तुम्हारा नाम मैत्री रखा था, पर आज तक तुम्हारे नाम के स्वरूप कुछ देखने को तो मिला नहीं। आस पड़ोस और काम वाली को छोड़ो, अरे जब मेरे ही साथ तुम्हारी नहीं बनती है तो दूसरे के साथ क्या ही मित्रता होगी। मैत्री जी गुस्से में बोली, अब चुप हो जाओ जी, बहुत हो गया आपका। और इन नौकरों को सिर नहीं चढ़ाया जाता है क्या? इतनी सी बात आप तीनों के भेजे में नहीं आती? मीठा बोलेंगे तो ये हमारे ही सिर पर बैठ जाएंगे। यहाँ मेरा बेटा और बहू दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं। दफ्तर तो छोड़ो, छुट्टी के दिन भी दफ्तर का काम दोनों घर लाकर करते हैं ताकि दो चार पैसे ज्यादा कमाएं। और जहां तक बात इस रानी की है तो इसको घर का काम करने के बदले नोटों की पूरी गड्डी देते हैं। कोई फ्री में काम नहीं करती है तो ज्यादा इसकी तरफदारी मत करो। और इसकी इतनी औकात कि मेरी आवाज लगाने पर भी नहीं आई। तभी कमरे से मैत्री जी का बेटा विकास बाहर निकला और बोला, माँ क्यों इतना शोर मचा रही हो? मेरी मीटिंग चल रही थी और आप किसे ढूंढ रही हैं तब से? आपकी बहू श्वेता रानी को अपने साथ बाजार ले गई है। आप उस वक्त पूजा कर रही थी, इसलिए आपको डिस्टर्ब करना उसने ठीक नहीं समझा। मैत्री जी बोली, हे भगवान, बहू खुद बाजार गई तो गई, उस रानी को भी अपने साथ ले गई। और तुम्हें क्या जरूरत थी उसे बहू के साथ बाजार भेजने की? क्या बहू को तुम लोग जानते नहीं? अब देखना, उसे भी कुछ न कुछ दिलवा कर ही लाएगी और करेगी पैसों की बर्बादी। बहुत सिर चढ़ाकर रखा है तुम सबने उस रानी को। विकास अपनी माँ को समझाते हुए बोला, माँ आपको क्या हो गया है? पहले तो आप इतना भेदभाव नहीं करती थी, और क्या आप भूल रही हैं कि रानी भी इंसान है और उसके माता पिता ने कितने साल हमारे घर में काम किया था, हमारी सेवा की थी। अब जब उसके माँ बाप नहीं रहे तो हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता। बताइए वो लड़की कहाँ जाएगी? और अगर चली भी गई होती तो अकेले कैसे सब मैनेज कर पाती? और माँ, क्या दुनिया का माहौल आपसे छुपा है? आपको पता है ना बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। अरे अच्छे घरों की पढ़ी लिखी लड़की जब सुरक्षित नहीं है तो बेचारी इस अनपढ़ और मासूम लड़की की हिफाजत हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और सब कुछ जानने के बाद आपकी और पापा की सहमति से ही रानी को इस घर में रखा गया है। आपको भी पता है वो कितना काम करती है। अरे आपकी जली कटी बातें सुनकर भी बेचारी मुस्कुराकर जवाब देती है। मैत्री जी मुंह बनाकर बोली, अरे रहने दो, उसी बात के तो उसे पैसे मिलते हैं बेटा, वो कोई फ्री में काम नहीं करती। अरे रहने को घर, खाने को खाना, पहनने को कपड़ा, इतना कुछ कोई देगा? हम दे रहे हैं इसीलिए वो हमारे साथ टिकी हुई है। किशन बाबू बोले, विकास बेटा रहने दो, वो कहावत नहीं सुनी है तुमने, भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस लगे पघुराए। ऐसा ही कुछ यहाँ भी है। तुम्हारी माँ तो रानी को गाजर मूली भी नहीं, बिल्कुल तुच्छ समझती है। अरे ये तो उसे इंसान समझती ही नहीं। अगर समझती होती तो बिन माँ बाप की बच्ची के लिए इतने कठोर शब्द बोलती क्या? इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। विकास ने भी इसके आगे चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। मैत्री जी गुस्से में बोली, हाँ हाँ मैं ही सबसे बुरी हूँ, और हाँ मैं उसे गाजर मूली समझती हूँ क्योंकि हमने उसके ऊपर एहसान किया है, उसने हम पर एहसान नहीं किया है। देखो जी, कह देती हूँ वो नौकर है, नौकर समझकर रखो तो ही अच्छा है, वरना मेरा मुंह मत खुलवाओ। तभी दरवाजे पर
किसी के आने की आहट हुई तो विकास ने सबको शांत रहने का इशारा किया। श्वेता और रानी हंसते हुए घर में दाखिल हुए। जैसे ही रानी की नजर मैत्री जी पर पड़ी, वो बोली, अरे बड़ी माँ, आज तो मंगलवार है ना, आपकी पूजा इतनी जल्दी खत्म हो गई। मैं आप सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर रानी ने सारा सामान डाइनिंग टेबल पर रखा और रसोई की तरफ चली गई। सास का चेहरा देखकर श्वेता मानो सब कुछ समझ गई थी। उसने कहा, मम्मी जी आइए ना, मैं आपको सारा सामान दिखाती हूँ। देखिए, मैं बहुत कुछ लेकर आई हूँ। कितने दिनों बाद आज आधे दिन की छुट्टी मिली तो मैंने सोचा ये काम भी कर ही लेती हूँ। इतना कहकर वो मैत्री जी को एक एक करके सारा सामान दिखाने लगी। अचानक से मैत्री जी बोली, ये सब छोड़ो बहू, तुमने रानी को क्या क्या दिलाया वो बताओ और दिखाओ। अचानक मैत्री जी के सवाल पर श्वेता मुस्कुराकर बोली, रानी को कुछ भी नहीं मम्मी जी, बस ये एक जोड़ी चप्पल दिलवाई है। कई दिनों से वो टूटी चप्पल में घूम रही थी और गर्मी इतनी है कि वो बाहर नंगे पैर बरामदे को साफ करती थी। सोचिए, गर्मी के दिनों में हमसे घर के अंदर नहीं रहा जाता और वो बेचारी नंगे पैर पूरा आंगन धोती है। गर्मी से बेचारी का क्या हाल हो जाता होगा। मैत्री जी बोली, हाँ हाँ, पैसे तो जैसे पेड़ पर उगते हैं ना, खूब पैसा उड़ाओ नौकरों पर। ठीक है, खुद कमा रही हो तो मैं बोल ही क्या सकती हूँ। श्वेता ने हैरानी से मैत्री जी की ओर देखा और बोली, मम्मी जी आप भी ना, एक चप्पल के लिए। इतना कहते हुए वो ज्यादा बहस ना करते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। साथ ही विकास भी वहां से उठकर उसके पीछे चला गया, क्योंकि सब जानते थे कि मैत्री जी को समझाना दीवार में सिर मारने जैसा है। सबके जाने के बाद किशन बाबू मैत्री जी से बोले, भाग्यवान, हर वक्त उस बेचारी के लिए क्यों जली कटी बोलती रहती हो। ईश्वर ने तुम्हें माँ का रूप दिया है, कुछ तो ममता रखो। तुम उस बच्ची को तुच्छ मत समझो। याद रखो, कमजोर और गरीब भी इंसान ही होते हैं, और फिर ये तो अनाथ बच्ची है। अरे ये इंसान है, कोई गाजर मूली नहीं कि जिसे तुम कुछ भी कहती रहो और उस पर असर ही ना हो। इतने में रानी चाय लेकर आ गई। उसने मैत्री जी और किशन बाबू को चाय दी और फिर जाकर सिर में मालिश करने के लिए तेल ले आई और मैत्री जी के सिर की मालिश करने लगी। किशन बाबू ने मैत्री जी की तरफ देखा, लेकिन उन पर तो किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो रानी को इंसान ना समझकर बस एक नौकरानी ही तो समझती थी। समय बीतता जा रहा था, लेकिन मैत्री जी के बर्ताव में कोई फर्क नहीं आ रहा था। एक दिन दोपहर के वक्त किशन जी छत से नीचे उतर रहे थे तो सीढ़ी पर उनका पांव फिसला और वो गिर पड़े। ये देखकर मैत्री जी की चीख निकल गई। हे भगवान, क्या हुआ आपको? कैसे गिर गए? अरे कोई तो आओ, देखो ये गिर गए हैं। उनकी चीख सुनकर रानी तुरंत रसोई से भागकर आई। उसने देखा कि किशन बाबू नीचे गिरे पड़े हैं और मैत्री देवी का रो रोकर बुरा हाल हो रहा है। रानी भागकर उन दोनों के पास गई। सबसे पहले उसने किशन बाबू के सिर पर अपना दुपट्टा बांधा, जहां से खून निकल रहा था। फिर उसने मैत्री जी से कहा, बड़ी माँ, भैया भाभी को फोन कीजिए, बाबूजी को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अगर ज्यादा देर हुई तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि खून रुक नहीं रहा है। मैत्री जी ने कई बार फोन लगाया, लेकिन बेटा बहू दोनों में से किसी का फोन नहीं लग पा रहा था। रानी ने जल्दी से एम्बुलेंस वाले को फोन करके बुलाया और किशन जी और मैत्री जी को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंची। अस्पताल में किशन बाबू को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट तो कर लिया गया, पर खून बहुत ज्यादा बह जाने के कारण किशन जी को खून चढ़ाने की जरूरत थी, पर बेटे बहू से संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण मैत्री जी का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था। रानी ने आगे बढ़कर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, आप बाबूजी को मेरा खून चढ़ा दीजिए। मुझे पता है उनका और मेरा ब्लड ग्रुप एक ही है। आपको जितना खून चाहिए ले लीजिए। मेरे शरीर से खून की एक एक बूंद निचोड़कर मेरे बड़े बाबूजी को दे दीजिए, पर उन्हें बचा लीजिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगी। इतना कहते कहते रानी रोने लगी। डॉक्टर ने तुरंत रानी के ब्लड ग्रुप की जांच की और किशन जी को खून चढ़ाया गया। कुछ देर बाद किशन जी को होश आ गया। उन्हें होश में आया देख मैत्री जी की जान में जान आई और वो रोते हुए उनके सिरहाने बैठ गई और कहने लगी, आपने तो हमें डरा ही दिया था जी, ऐसा मत किया करो। इतने में विकास और श्वेता भी हॉस्पिटल आ गए। माँ, ये सब कैसे हुआ और अब बाबूजी कैसे हैं?
मैत्री जी बोली, अब क्या ही बताऊं बेटा, इनका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और ये नीचे गिर पड़े। तुम दोनों को कितने फोन किए लेकिन किसी का भी फोन नहीं लगा। विकास बोला, माँ ऑफिस में मीटिंग थी इसलिए हमने फोन बंद करके रखा था, लेकिन फोन ऑन करते ही रानी का मैसेज देखकर यहाँ भागे भागे आए। उसने अस्पताल का एड्रेस भी हमें भेज दिया था। माँ रानी कहाँ है? मैत्री जी बोली, बेटा रानी, वो रानी किस मुंह से बोलूं? आज रानी ना होती तो तुम्हारे बाबूजी को ना जाने क्या हो जाता। रानी ने ही आज तुम्हारे बाबूजी की जान बचाई है। वही तो हमें हॉस्पिटल लेकर आई और उसी ने अपना खून देकर इन्हें जीवन दान दिया है। मैं तो उस बच्ची की ऋणी हो गई। अपने प्राण देकर भी मैं उसका ऋण नहीं चुका सकती। इतना कहते कहते मैत्री जी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। तभी एक नर्स आकर बोली, माँ जी, अगर उस बच्ची ने सही वक्त पर आकर किशन बाबू के सिर पर अपना दुपट्टा बांधकर खून बहना रोका ना होता तो शायद और ज्यादा खून बह जाता और खून चढ़ाने के बाद भी इनकी कंडीशन में सुधार नहीं आता। तो आभार व्यक्त कीजिए उस लड़की का जो समय रहते उसने समझदारी दिखाई और इनको यहाँ तक ले आई। आप लोग परेशान ना होइए, रानी आती ही होगी। इतने में रानी भी वहां आ गई। दूसरी नर्स ने कहा, अभी इनको कमजोरी है तो उनका ध्यान रखिएगा। इतना कहकर नर्स चली गई, लेकिन रानी के चेहरे पर हमेशा की तरह अभी भी मुस्कान बनी थी। किशन बाबू को होश में देखकर रानी झट से उनके पास चली गई और बोली, बड़े बाबूजी, आपको होश आ गया? आप ठीक है ना? मैं पूछती हूँ, आप छत पर क्या करने गए थे? कुछ काम था तो मुझे बोल देते। अगर आपको कुछ हो जाता तो? आप क्या चाहते हैं, मैं एक बार फिर से अनाथ हो जाऊं? इतना कहते कहते रानी रोने लगी। वहां सभी लोग बहुत भावुक हो गए। किशन बाबू ने रानी के सिर पर हाथ रखा और बोले, अरे पगली, तेरे रहते मुझे कैसे कुछ हो सकता है? और साहस में तू तो मेरे बेटे से भी एक कदम आगे निकल गई। देखो मैत्री, तुमने जिसे आज तक बस गाजर मूली समझा, एक नौकरानी से बढ़कर जिसे तुमने कभी कुछ नहीं समझा, आज उसी ने तुम्हारे सुहाग की रक्षा की है। और आज मेरी रगों में इसी रानी का खून मिल गया। तो बताओ ये गैर कैसे हुई? अब मेरी जिंदगी तो रानी की दी हुई है, क्योंकि मेरी नसों में अब इसका खून जो भरा है। तो अब तुम ही फैसला करो कि तुम रानी को गाजर मूली समझोगी या इंसान समझोगी, या फिर कहीं तुम मुझे इंसान ना समझकर गाजर मूली तो नहीं समझने लगोगी। मैत्री जी, जो अपनी ही नजरों में गड़ी जा रही थी, उन्होंने कहा, बस कीजिए जी, और कितना शर्मिंदा करेंगे मुझे। रानी गाजर मूली नहीं बल्कि मेरे सुहाग की रक्षा करने वाली देवी है। रानी, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन तूने हमेशा मेरा मान बनाए रखा, कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। तू तो मेरी बेटी है, क्योंकि अब तेरा खून और तेरे बड़े बाबूजी का खून एक जो हो गया है। बस एक आखिरी बार अपनी बड़ी माँ को माफ कर दे। इतना कहते वक्त मैत्री जी की नजरें झुकी हुई थी। रानी आगे बढ़कर बोली, नहीं बड़ी माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप लोग तो मेरा परिवार हैं, फिर मैं आप लोगों के लिए नहीं तो किसके लिए करूंगी? और मैं कोई देवी नहीं, बस आपकी बेटी हूं। इतना सुनते ही मैत्री जी ने रानी को गले से लगा लिया। मैत्री जी रानी को अपने सीने से चिपकाए बोल रही थी, विकास, आज रानी ने मेरा सुहाग बचाया है, तो अब रिश्ते से ये तुम्हारी बहन हो गई, तो इसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। इसकी शादी की जिम्मेदारी इसका बड़ा भाई उठाएगा। तो अब इसके लिए एक अच्छा रिश्ता तुम ढूंढोगे, और तब तक हमारी ये बेटियां हमारे घर में रानी बेटी बनकर हमारी पलकों पर रहेगी। विकास बोला, जी माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरी बहन हमेशा से मेरी जिम्मेदारी थी, और अब इसके हाथ जब पीले होंगे तो सारा शहर देखेगा कि विकास की बहन की शादी हो रही है। क्यों रानी? रानी शर्माते हुए बोली, क्या भैया, आप भी कैसी बातें लेकर बैठ गए? देख रहे हैं बाबूजी, सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। भाभी, बोलो ना भैया से, ऐसी बातें ना करें। श्वेता ने प्यार से रानी को गले से लगा लिया। मैत्री जी मन ही मन सोच रही थी कि जिसे मैं आज तक एक अदना इंसान समझती रही, उसी ने आज देवी बनकर मेरा सुहाग बचा लिया। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो आज से रानी को बेटी से बढ़कर प्यार देंगी और उसकी बड़ी माँ से माँ बनकर दिखाएंगी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।